इम्तिहान बीपीएससी सेट नंबर टेस्ट 17। इनमें से किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। कांग्रेस की स्थापना येओ ह्यूम द्वारा की गई थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को होगा, मिसप्रिंट है, बंगाल स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? सभी सही है, कोई गलत नहीं है। तो कांग्रेस का पहला सम्मेलन पूना में आयोजित होना था, लेकिन वहां हैजा फैल जाने के कारण इसका उपयोग बम्बई में किया गया। कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1906 तक येओ ह्यूम इसके महासचिव रहे हैं और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से इस परंपरा की स्थापना हुई कि अध्यक्ष का चुनाव सम्मेलन स्थल वाले प्रांत के बाहर से होना चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव कब होना चाहिए? तो जहाँ पर ये चुनाव स्थल है उसके बाहर से होना चाहिए। ठीक है। तीसरा अंक कौन सा गलत है? तो बी गलत हो जाएगा। सही कथन पढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई थी और अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डॉफ्रिन था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 76 न होकर के 72 सदस्य ने भाग ली थी। इसमें से प्रमुख कौन कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, दिनसा एदलजी वाचा था, काशीनाथ तैलंग थे, बी रघवाचारी थे, एनजी चंद्रावकर थे, एस सुब्रमण्यम आदि थे। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 तक था। नेक्स्ट है 4 नंबर। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाले सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाला लाजपत राय दिए थे सेफ्टी वाल का सिद्धांत। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अनेक मिथक प्रचलित है, जिसमें प्रमुख सेफ्टी वाल का सिद्धांत है। सेफ्टी वाल का सिद्धांत का प्रतिपादक लाला लाजपत राय हैं। जिन्होंने येओ ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडरबन के कथन के आधार बनाकर 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में किसका कथन है कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था? यदि कोई भारतीय इस प्रकार के अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आगे आता भी तो सरकार उसे अस्तित्व में नहीं आने देते। ये किनका कथन है? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है और यह कथन 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, येओ ह्यूम तथा विलियम बेडरबन आदि नेताओं का मानना था कि कांग्रेस का इंग्लैंड से अधिक प्रचार किया जा सकता है। इस कारण इंग्लैंड में विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें प्रमुख हैं 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 में दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में उदारवादियों के संदर्भ में किसका कथन है कि 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने की असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं? ये कथन लाला लाजपत राय की है। लाला लाजपत राय
का उदारवादियों के संबंध में वक्तव्य है कि 20 वर्ष के रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, विजय तिलक ने शिवाजी को स्वराज प्राप्ति का आदर्श मानकर कब शिवाजी महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया? 1893 में। शिवाजी महोत्सव 1893 में शुरू हुई थी। शिवाजी की तुलना गरम दल और कांग्रेस के उदारवादियों की तुलना शिवाजी के पिता शाहजी भोसले से की गई, जो सदा अपने पुत्र को दक्कन के शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान के विरुद्ध हथियार न उठाने की सलाह दिया करते थे। किसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा है। और निम्न में से किसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक अशांति के जनक हो गया? 10 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया था? 1891 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया। यह कांग्रेस का 7वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लो ने की थी। कांग्रेस ने अपनी किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गायन किया था? तो हो जाएगा 1896 के कोलकाता अधिवेशन, जो कि 12वां अधिवेशन था और अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को पहली बार गाया था। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी पेश किया था। यानी कि वंदे मातरम और धन का निष्कासन दोनों 1896 के कोलकाता अधिवेशन से है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था? 1889 के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस, जो कि कांग्रेस का 5वां अधिवेशन था, इस अधिवेशन में के अध्यक्षता विलियम बेडरबन ने किया था, अंग्रेज था जो कि। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष की मांग की गई थी। 13 नंबर है, कथन कौन सही है? तो इसका हो जाएगा तीनों कथन सही है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास अधिवेशन 1887 में अध्यक्षता किए थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि इलाहाबाद में अधिवेशन किए थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। और इसी अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार पर बात की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस प्रेसिडेंसी के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हुए थे? बम्बई प्रेसिडेंसी। 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन बम्बई में ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग ली थी, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी के 38 प्रतिनिधि थे, मद्रास से 21 प्रतिनिधि थे, यूपी से 7 थे और बंगाल से 3 से, पंजाब से भी 3 थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 के अधिवेशन में बनी थी, कोलकाता में, जो कि हुई थी। और
इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। कांग्रेस के बारे में यह कथन किसका है कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। लॉर्ड डॉफ्रिन। डॉफ्रिन का यह कथन है कि कांग्रेस वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। कांग्रेस की स्थापना के बारे में प्रथम बार की समाचार पत्र में घोषणा हुई थी। मद्रास के समाचार पत्र हिंदू था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास का समाचार हिंदू निकलता था, उसी में घोषणा हुई थी। किसने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे 1886 में कोलकाता में। इसमें 434 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। 2 अन्य टाइम कब किए थे? तो 1893 में और फिर लाहौर में और फिर 1906 के कोलकाता अधिवेशन में करते हैं। गलत कथन को चुनना है तो सी गलत है। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था, सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं किनका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक के टरटराने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। वहीं लाला लाजपत राय का कथन था कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसका कथन है सर सैयद अहमद खां के। कांग्रेस की इस अधिवेशन में पहली बार जनगण गाया गया था, तो ये कोलकाता अधिवेशन 1911 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन को प्रथम बार गाया था और यह इसमें विजय नारायण धर ने किए थे। और किसने लंदन में 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? विलियम डिग्बी किया था 1888 में। डिग्बी। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने आई थी। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू किया गया था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद किस तारीख को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर को ही मनाई गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल और संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर फैल गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। RNT यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। कब बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल की ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में।
तथा भाषा के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से पृथक किया गया। असम एक नया प्रांत बनाया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अरुणडेले समिति। 1910 में जॉर्ज पंचम सम्राट बने। उनके उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ही वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? एंड्रूस फ्रेजर को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लागू होने के बाद से ही विभाजन प्रभावी हो गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल में असम एवं बंगाल के राजशाही ढाका चटगांव जिसे मिलाए गए थे और इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में रखा गया था। पूर्वी बंगाल प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुल्लर को बनाया गया था। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ब्लूमफील्ड फुल्लर। और पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया गया और प्रथम लेफ्टिनेंट इसके एंड्रूस फ्रेजर थे। फुल्लर और फ्रेजर। पूर्वी बंगाल का फुल्लर और जो अपना बंगाल हो गया पश्चिम बंगाल उसका फ्रेजर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? 1905 के बनारस अधिवेशन में। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के समय कब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के मंच से स्वराज को सर्वप्रथम मांग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दादा भाई नौरोजी की दिया जाता है। कब? तो कोलकाता में 1906 के अधिवेशन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा बाल गंगाधर तिलक का है, किंतु कांग्रेस के मंच से स्वराज सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया है। वहीं स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया? चिदम्बरम पिल्लै। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन पिल्लै, चिदम्बरम पिल्लै। स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस द्वारा अनुमोदन के बाद धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को बम्बई तथा पुणे में नेतृत्व प्रदान किया तथा प्रचार किया। अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब में, यूपी में सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली में प्रचार किया और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लै ने प्रचार किया था। नेक्स्ट है 34 नंबर। ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु कब कुख्यात कार्लाइल सर्कुलर को लागू किया? तो 22 अक्टूबर 1905 को।
स्वदेशी आंदोलन में भागीदार आंदोलनकारियों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने कठोर रुख अपनाया। वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए। ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु 22 अक्टूबर 1905 को कुख्यात कार्लाइकल एस्कूल को लागू किया। इसके तहत शैक्षिक सिद्धांतों को दिए जाने वाला अनुदान था। छात्रवृत्तियों को रोका जाना था। 35 नंबर है, किसने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया हाउस लंदन में है, जिसकी स्थापना 1904 में श्याम कृष्ण वर्मा ने की। कथन पर विचार करना है। बाल गंगाधर तिलक एक संप्रदायवादी थे। बिल्कुल सही कथन, सॉरी गलत है, यह संप्रदायवादी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये सही है। गलत कथन को चुनना है, तो सेकंड गलत है। आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये सही कथन है। आनंद मठ जो उपन्यास है ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, इसमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। बाल गंगाधर तिलक, आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। वंदे मातरम भी इन्हीं का रचना है। 38 में बी गलत है, बाकी सब सही है। तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या 33 थी। कांग्रेस के नरम दलों के नेताओं के आंदोलन की पद्धति जमाओबंद आंदोलन थे। स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल में का उद्भव हुआ। और कुल कितना सेकेंड अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे? तो 434 सदस्य मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या 33 थी। कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन उस समय प्रमुख चेहरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। अच्छा, कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन के समय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं ने आंदोलन पद्धति राजावांधम आंदोलन थी। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप गरम दल और नरम दल में बट गया था। गरम दल आंदोलन की गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, यह भी सही है। गदर पार्टी के पहले सभापति सोहन सिंह भाखड़ा थे। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी 1913 में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में हुई थी। इस पार्टी के पहले सभापति मोहन सिंह भाखड़ा थे। भिकाजी रुस्तम कामा कांग्रेस भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। मैडम कामा ने 1907 में एस्ट्रोगार्ट में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, यह भी सही है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी, यह भी सही है। यह जर्मनी के एस्ट्रोगार्ट में फहराई थी प्रथम झंडा, और उस झंडा का स्वरूप भी वहीं तैयार की थी, लेकिन वर्तमान झंडा के स्वरूप से अलग है। बंगाल में ब्रिटेन में वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, सही कथन है। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया था, ये भी सही है। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में
हुए आंदोलन का नेतृत्व रविन्द्रनाथ टैगोर की थे। ये गलत है। एक तो 105 नहीं होगा, 1905 होगा। और नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके आलोचक थे एवं पूर्व एवं पश्चात में मध्य समर्थक थे। भवानी मंदिर अरविंद घोष से संबंधित है और युगांतर है बरेंद्र कुमार घोष से। भारत माता अजीत सिंह से। अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904। संध्या है ब्रह्मा बंदोपाध्याय और मित्र मेला सावरकर बंधु से संबंधित है। भारत परिषद अधिनियम 1909 लागू किया गया। उस समय भारत के सचिव कौन थे? तो मार्ले मिंटो अधिनियम इसको कहा जाता है। तो मार्ले सचिव हो जाते हैं, मिंटो यहाँ पर वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गलत कथन को चुनना है, तो ये गलत है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार का निर्वाचन क्षेत्र नहीं ये दिया गया था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, इसमें नहीं कह रहा है, इसलिए गलत है। इस अधिनियम नेक्स्ट है, इस अधिनियम का लक्ष्य भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, बल्कि विधान परिषदों को परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। ये बिल्कुल सही है। मताधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपया थी, वे जो 1,000 रुपया लगान के रूप में देते थे। ये भी सही है। नेक्स्ट है 45 नंबर। उन्नीस सौ 19 के अधिनियम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 1909 के अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम का लक्ष्य भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, बल्कि विधान परिषदों को परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। मताधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये थी, वे 1,000 रुपये लगान के रूप में देते थे। यानी कि मत कौन देगा? जिनका वार्षिक आय 15,000 रुपया से अधिक हो, और वो लगान भी देंगे। कितना? 1,000 रुपया। बंगाल में वे ही वोट दे सकते थे जिनके पास नवाब या राजा की उपाधियां थी। अच्छा, बंगाल में ये प्रावधान था 1909 के अधिनियम के तहत। वैसे ही वोटर होंगे जो नवाब या राजा की उपाधियां प्राप्त किए हों। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया था। अब आते हैं 45 में। कथन है कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। किनका कथन है? तो यह है लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रैडला उपस्थित हुए? ब्रैडला किस में आए थे? तो 1889 के अधिवेशन में आए थे चार्ल्स ब्रैडला, जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य हैं। और इनकी रुचि के कारण लोग उन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधन करने लगे थे। अच्छा, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो रासबिहारी घोष हो जाएंगे। स्वागत समिति की सभापति त्रिभुवन दास मालवी थे। इस अधिवेशन में एक स्वागत समिति सभापति बने थे, वो कौन थे? त्रिभुवन दास मालवी।
ये अधिवेशन सूरत में हुई थी, ताप्ती नदी के किनारे, और इसी में विभाजन हुई थी गरम और नरम दल में। किसका कथन है कि एओह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनकी हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? लाला लाजपत राय का कथन है। लाला लाजपत राय एओह्यूम के बारे में ऐसा सोचते हैं कि एओह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। अब है 49। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले के अकॉर्डिंग सही है या गलत? तो सही है। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा हुआ है, ये भी सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन है। यह विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा हुआ है, बंगाल विभाजन, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन है। 1905 के बंगाल विभाजन वायसराय करजन ने किया था। कथन सही है या गलत? ये गलत है। 1905 का बंगाल विभाजन का वायसराय करजन ने किया था। यह कथन सही है, उस टाइम करजन ही था। 1905 के बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो फ्रेजर था। फ्रेजर और फेलरर था पूर्वी वाला का। कथन पर विचार करना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। गलत है। प्रथम क्या हो जाएगा? प्रथम भारतीय महिला कहेगा तब सरोजिनी नायडू होगा। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 87 में। अब है 52 नंबर। किस आंदोलन के कारण भारतीय आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ है? किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल में उद्भव हुआ? इसका आंसर ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन कब हुई थी? 1905 में। नलिनी सेन गुप्ता 1933 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। वो तीसरी और दूसरी भारतीय महिला थी। प्रथम ईसाई अध्यक्ष कहेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी 85 में फर्स्ट बने थे। प्रथम पारसी कहेगा दादा भाई नौरोजी, सेकेंड टाइम में कोलकाता अधिवेशन 86 में बने। प्रथम हिंदू कहेगा तो आनंद चारलू बने थे। आनंद चारलू नागपुर अधिवेशन 91 में, 1891 में। प्रथम विदेशी कहेगा तो जॉर्ज यूल्ले बने थे 88 में। बेडरबन 2 बार बना है, 89, 89 और 10 में। अल्फ्रेड बैब बना है 1894 में। हेनरी कॉटन 1904 में और धन्नी बिसेंट 1917 में। एनी बेसेंट के सब धन्नी बिसेंट दे रहा है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, जिसके तहत स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन जैसे प्रस्तावों को लाया गया था, ताकि ब्रिटिश व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया जा सके। 1905 के बीच उग्रवादियों तथा नरमपंथियों के बीच उपर्युक्त स्वदेशी तथा बहिष्कार कार्यक्रमों को बंगाल में रखने, यानी कि नरमपंथी इसके पक्ष में था। बंगाल के बाहर संपूर्ण देश में प्रसार पर सहमति नहीं बन रही थी गरमपंथियों का। इसके अलावा चारों
प्रस्तावों जैसे कि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन की व्याख्या को लेकर भी दोनों स्वशासन पक्षों पर विवाद हो गया था। और इसके अलावा अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में गर्मपंथियों में विश्वास का अभाव था। अधिवेशन सूरत अधिवेशन गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे या नरमपंथी रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं। इस अधिवेशन में दोनों पक्षों में जमकर खुला संघर्ष हुआ और कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है 53। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन के तहत स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा अथा स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्तावों को विरोध की विधि के रूप में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अपनाया गया। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इनके बारे में ये सब चीज़ है तो लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय ने ही पीएनबी बैंक की स्थापना की। लक्ष्मीबाई कंपनी का भी संचालन किया। लालाजी शेर पंजाब यानी कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। आर्य समाज के प्रबल प्रचारक बन गए और इन्होंने लाला हंसराज के साथ मिलकर एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में लाहौर में स्थापित की। 1889 में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। 1888 में इन्होंने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया पहली बार। अच्छा, किंतु वे उदारवादियों की नीति से सहमत नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की न्यायप्रियता में कभी विश्वास नहीं किया। लाला जी उग्र विचारों के समर्थक थे। उनके अनुसार आग्रह अनुनय स्वराज की प्राप्ति में सफल नहीं है। 1906 में उन्होंने गोखले के साथ इंग्लैंड की यात्रा की। यहाँ से वे अमेरिका भी गए। 1907 में पंजाब के किसानों के लिए सरकार ने संघर्ष किया। इस कारण कुछ समय के लिए मांडले निर्वासित कर दिए गए थे। मांडले जेल में भेज दिया गया था। लाला जी स्वराज पार्टी के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में पहुँचे और 1920 में एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बेकिटस ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इससे पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय 1920 में बम्बई अधिवेशन में बने थे। प्रमुख रचनाएं की बात की जाए तो यंग इंडिया, भारत की राजनीतिक भविष्य, अनहैप्पी इंडिया इन्हीं का है। इन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी। मैजनी के पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। प्रमुख अखबार था पंजाबी, वंदे मातरम, दोनों दैनिक थे, और दी पीपल। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। इस समय वायसराय कौन था? तो 11 में हार्डिंग हो जाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। अब 56 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान
गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों की जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें इस सज़ा से कब मुक्त कर जेल से रिहा किया गया? तो फरवरी 1924 में रिहा किया गया था। अगस्त 20 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए। जल्द ही इस आंदोलन ने पूरे देश में फैलाई। 5 फरवरी 1922 को किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत में चौरी चौरा पूर्वा यानी कि गोरखपुर के पास एक पुलिस स्टेशन को आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। और जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भगवान अहिर कर रहे थे। भगवान अहिर। इस अग्निकांड में 22 पुलिस वालों को जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाला जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्षों की सज़ा सुनाया। गांधी जी सज़ा पूर्ण होने के पहले ही फरवरी 24 में जेल से रिहा कर दिया गया। 57 नंबर। किसके नेतृत्व में 1915 में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में जर्मनी के सहयोग से काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार की रचना थी। राष्ट्रपति राजेंद्र महेंद्र प्रताप बनते हैं। प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्ला बनते हैं और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य में मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, खुदावक्त सिंह पिल्लै जो कि गृह मंत्री बनते हैं, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह और मोहम्मद अली आदि रहते हैं। कथन पर विचार करना है तो तीनों कथन सही है। प्रथम विश्व युद्ध काल में कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए। प्रत्येक अधिवेशन में इस साम्राज्यवादी युद्ध का पूर्ण समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने सरकार की युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया। ये भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने प्रोत्साहित किया। इतना प्रोत्साहित किए थे कि सेना में भर्ती करने जाने के कारण इनको सार्जेंट कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए। प्रत्येक अधिवेशन में साम्राज्यवादी युद्ध का पूर्ण समर्थन किया और भारतीय नेताओं की राय मशवरा लिए बिना ब्रिटिश शासन ने भारत को युद्ध में झोंक दिया, जिनका कांग्रेस नेताओं ने भी विरोध नहीं किया। गांधी जी ने सरकार की युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया। युद्ध के दिनों में गांधी ने भारतीय युवाओं को सेना के भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था। सिक्सटी 59 नंबर। रॉलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही गलत है? 2 गलत है बाकी। रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सही है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रति की द्वारा चलाना। ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की
गठन की गई। कब? तो 10 सितंबर 1917 को, जिसे इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध रखने वाले षड्यंत्र कहाँ तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस समिति ने सिर्फ पंजाब तथा बंगाल के क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजों के आधार पर अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रॉलेट समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 2 विधेयक बनाए गए थे। 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम पारित कर दिया गया। इसकी अवधि 3 वर्ष थी। इसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया है। रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों के लिए कैद किया जा सकता था या किसी स्थान पर नज़रबंद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट एक लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया से चलाना। मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत में गुप्त रूप से करने की व्यवस्था थी और अपील का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। साक्ष्य विधि के अंतर्गत अवैध साक्ष्यों को भी मान्यता प्रदान की गई थी। प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेजों के रखने मात्र पर ही गिरफ्तारियां की जा सकती थी तथा मुकदमे चलाए जा सकते थे। 1960 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर था। जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन की सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा इसे चारों ओर से घेर लिया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के उसने सभा को गोलियां चलाने के आदेश दे दिया। इस घटना में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या 379 थी। वहीं कांग्रेस के अनुसार 500 से 1000 के बीच में थी। अमृतसर में इस घटना के बाद 2 माह तक कर्फ्यू लगा रहा। इस घटना के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था। सैन्य अधिकारी रेगिनाल्ड रेक्स डायर था। जिसे गोली चलाने का आदेश दिया था। दोनों डायर थे। माइकल ओडायर था लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का और सैन्य अधिकारी कौन था? रेगिनाल्ड रेक्स डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब किसके नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई? चमनदीप के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में ही पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई थी? तो चमनदीप। चमनदीप 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर जलियांवाला कांड घटना में घटित हुई थी। इसे सर्वत्र भर्त्सना की गई। ये CF एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि लौटा दी। सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया और डायर को प्रशंसा से में हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड में भाषण दिए गए। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया तथा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मान की तलवार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एवं 26 पाउंड की राशि दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में
चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई। सिक्सटी टू नंबर है, कौन भारतीय सदस्य 1919 में गठित हंटर आयोग में शामिल नहीं थे? तो सी.आर. दास नहीं थे, बाकी चमनालाल सीतलवाड़ थे, H.C. स्टोक्स थे और साहिबजादा सुल्तान थे। कांग्रेस के बार बार आग्रह और व्यापक असंतोष को देखते हुए 19 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की गठन की घोषणा की। इस कमीशन भारतीय सदस्यों में चमनलाल सीतलवाड़, वकील पंडित जगत नारायणन और H.C. स्टोक्स तथा साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, जो कि ग्वालियर राज्य के वकील थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? हंटर आयोग का गठन की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस की समिति का गठन की थी, तो मालवीय समिति का गठन की थी। अंग्रेज का था रॉलेट एक्ट, हंटर आयोग, और मालवीय समिति था कांग्रेस का जांच के लिए। मालवीय समिति में सदस्य कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सी.आर. दास थे, अब्बास तैयब जी थे और एम.आर. जयकर थे। इसे तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है, मालवीय समिति को तहकीकात समिति। नेक्स्ट है 65, जनवरी 1920 में किसके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने एक शिष्टमंडल वायसराय के पास भेजा था? तो डॉक्टर अंसारी भेजा था, डॉक्टर अंसारी। 1920 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने एक शिष्टमंडल वायसराय के पास भेजा था। इसका उद्देश्य सरकार को तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के रूप में सुल्तान के प्रभुसत्ता बनाए रखने की आवश्यकता से अवगत करना था। जून 1920 में इलाहाबाद में सेंट्रल खिलाफत कमेटी की बैठक में पास किए गए असहयोग प्रस्ताव में किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? गांधी जी ने। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट विधानमंडल से पारित किया गया, जिसका कारण किस भारतीय ने विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना दिए थे, मदन मोहन मालवीय दिए थे और मजहरुल हक दिए थे, तीनों दे दिए थे। ट्रिपल एम का कहानी है मदन मोहन मालवीय, महामन्ना जिसको कहा जाता है, मजहरुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना। किसने रॉलेट सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन का जन्मदाता कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सितंबर 1920 में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ? इसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। लाला लाजपत राय। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई
और गांधी ने इस आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया था। गांधी के इस आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध का सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया था। इस आंदोलन में विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई तथा विधान परिषद के बहिष्कार के सवाल पर सीआर दास और गांधी के विचारों में मतभेद हुए। इस प्रस्ताव का विरोध करने अन्य नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि। वहीं इन प्रस्ताव को समर्थन करने वाले नेता कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे। अवध एकता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पाशी किए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, नारा किसने दिया था? तो हमरो लोग के आंदोलन के दौरान दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रसिद्ध बनाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सही है। गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग द अफ्रीका में किया था। ये भी सही है, दक्षिण अफ्रीका में किया था। अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। मॉन्टेस्क्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसी ने मॉन्टेस्क्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने इस घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा। सॉरी प्रोनाउंसिएशन पढ़ने इसका। मॉन्टेस्क्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान। पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के दौरान 1918 में की थी। 18 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यहीं गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के